तो हम लोग इतिहास के फिर से सीरीज में लौट आए हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर समझे कि इतिहास क्या है, जिसके अंदर हम लोग समझे कि अलग-अलग इतिहासकारों ने इतिहास को अलग-अलग ढंग से समझाया है। ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, इतिहास का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो उसको इतिहासकारों ने सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्री हिस्ट्री को देखेंगे, जिसको प्राग ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि इतिहास से पहले की घटना है, जिसको प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इस काल में हमको लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। ठीक है? इस काल में हमको लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। जैसे उत्खनन में उस समय के मानव जो चीजें उपयोग करते थे वो चीजें हमें मिले हैं। ठीक है? तो इसको प्राग ऐतिहासिक में रखा गया है, यानी कि प्री हिस्ट्री में रखा गया है। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। इस काल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोगों को लिखित स्रोत मिला है। इस समय के मानव लिखते थे। ठीक है? लिखते थे, लेकिन इसमें लिपि ऐसी है, मतलब उनके द्वारा जो लिखा गया लिपि है उसको समझा ही नहीं जा सका। तो इसको आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास लिखित स्रोत बहुत सारे हमको मिलते हैं, साथ साथ उत्खनन में तो चीजें मिलते ही हैं, तो उसको ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। तो आज का जो हमारा पूरा क्लास है वो प्राग ऐतिहासिक के ऊपर है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीजें थी, और ये एक बहुत लंबा काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को अगर समझना है तो इसको भी आपको अलग अलग खंडों में बांटना होता है। तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक को समझेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक को समझने के लिए आपको उसका डेफिनेशन याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिसमें लिखित विवरण हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है? मनुष्य उस समय के जो मनुष्य थे, मानव थे, उनके घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है। तो हम भाई इतिहास को कैसे लिखे? तो उस समय जब मानव थे उस समय जो जो चीजें मानव उपयोग करते थे, तो उस जब उत्खनन किया गया अलग अलग देशों में, भारत में अलग अलग देशों में, तो उनके अवशेष जो मिले उसके आधार पे जब इतिहास लिखा गया तो उसी को प्राग ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। ठीक है? ये याद रखना है। अब सवाल आता है कि इतिहास किसको कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक समझे, प्री हिस्ट्री, यानी कि इतिहास से पहले की घटना है। तो इतिहास क्या है? तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक को आपको अगर फिर से बताएं तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास से पहले की घटना, जिसमें इतिहास उसको बोलते हैं। ठीक है? देखिए फिर से दोहरा देते हैं, इतिहास उसको बोलते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य हमको मिलते हैं, लिखित तौर पे। साथ हम आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री, यानी कि इतिहास से पहले की घटना, और इतिहास जिसमें लिखित स्रोत हमको मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए, अब जब उत्खनन हुए तो उस समय के मानव जो चीज यूज करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, तो ये सब प्री हिस्ट्री के अंदर आता है, प्राग ऐतिहासिक के अंदर आता है। लेकिन देखिए, प्राग ऐतिहासिक में उस समय के मानव आज के मानव जितना सभ्य नहीं थे। आज का मानव तो अपने जैसा रोबोट बना सकता है, लेकिन उस समय के मानव पशु जैसे थे। जैसे आज के जो बंदर देखते हैं, अगर बंदर जंगल में रहता है तो उसको दूसरे जगह जाना होता है, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे पेड़ पे ही वो जंप करके छलांग लगा के इधर से उधर चल जाता है, उसको जमीन पे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो उस समय के मानव मतलब बंदर के समान है। ठीक है? मतलब जिनका मूल रूप से खाना रहना यही काम था। ठीक है? तो हम जो भी चीजें उस समय का हमको मिला है वो हम उत्खनन से ही जुड़े हैं। उत्खनन से ही हमको उस समय जो भी हथियार यूज करते थे, जो भी चीज उस समय मानव उपयोग में लाने वाले उस वस्तुओं के आधार पे हम इतिहास लिखे, तो उसको प्राग ऐतिहासिक में रखा गया। अब एक सवाल आता है कि जो उत्खनन हुए तो वो उत्खनन पूरी दुनिया में अलग अलग जगह हुआ होगा, तो उसके अवशेष कहीं तो रखे गए होंगे। तो वो अगर पूरी दुनिया में उत्खनन का एक संग्रहालय है जो कि डेनमार्क के कोपेनहेगन जगह पे है,
तो वो पुरातात्विक संग्रहालय अगर आपको कभी जाना है तो आप पूरी दुनिया का अगर सवाल पूछता है कि पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो उसको बताना है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन जगह पे है। तो ये तो हुआ पूरी दुनिया का संग्रहालय। तो क्या भारत में भी संग्रहालय तो होगा ही जिसमें पुरातात्विक चीजें रखी गई है। तो हाँ, वो भोपाल में है और उसका नाम राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जो कि भोपाल में है। लेकिन पहले इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नहीं था, ठीक है। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में नाम बदल दिया गया। जैसे योगी जी अभी नाम बदल रहे हैं ना, वैसे भी उस समय भी नाम बदल दिया गया था। इंदिरा गांधी के नाम पे ये संग्रहालय रख दिया गया था। पहले मानव संग्रहालय नाम था, उसको बदल दिया गया, ठीक है। तो इस तरह प्राग ऐतिहासिक को हम लोग ये एक बहुत लंबा काल है, तो इसको एकदम जल्दी से आप समाप्त नहीं कर सकते। इसमें कई सारी चीजें इवोल्यूशन हुए, मानव एकदम धीरे धीरे, मानव झुक के चलता था, चार पैरों पे चलता था, तो धीरे धीरे विकास हुआ। इसीलिए इसको भी समझने के लिए हम अलग अलग खंड में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर पिछले स्लाइड की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्री हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल देखेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक काल देखेंगे। लेकिन इसमें हम देखिए, इसको समझने का एक ढंग है जो कि हम बता देते हैं। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक को अगर आपसे पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक को एक लाइन में डिफाइन कीजिए कि इसको क्या कहेंगे, तो इसमें आपको बताना है कि जिस काल में लिखित साक्ष्य आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उसको यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक में रखा गया है। और इस काल में हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इस काल में सिर्फ हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित तौर पे हमारे पास चीजें नहीं थी। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया। और इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इस काल के अंदर पत्थर की उपयोगिता ज्यादा थी, ठीक है। ये बात याद रखना है कि इस काल में पत्थर की उपयोगिता ज्यादा थी, इसीलिए पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे, जिसमें लिखित साक्ष्य हमारे पास मिले हैं, लेकिन वो ऐसा था, उसकी लिपि ऐसी थी जिसमें हमको पढ़ा ही नहीं जा सका, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। और इसके देखिए, आदि ऐतिहासिक काल में हमको पुरातात्विक चीजें मिले हैं, लिखित तौर पे जो चीजें मिले तो उसको तो समझना मुश्किल था, तो इसीलिए हम समझ भी नहीं पाए। तो इसीलिए हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे जब हम इतिहास लिखे तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर हम ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है, जिसको हम जिसको कि सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। यहाँ से इंसान इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसमें पढ़ेंगे, जिसमें पहला नगरीय सभ्यता था, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, जिसमें हमको लिखित तौर पे हमारे पास चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, साथ साथ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जिसमें हमारे पास उत्खनन में जो चीजें उपलब्ध थी वो भी हमारे पास था। तो इतना ये जो प्राग ऐतिहासिक से लेके ऐतिहासिक काल तक 600 लगभग 600 ईसा पूर्व तक का समय लगा था, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के 600 जन्म के 600 वर्ष पूर्व तक के जितने घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक काल के अंदर मतलब मानव को विकास करने में, मतलब एक सब मानव अच्छे से बनने में इतना टाइम लगा था। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो आगे हमारा प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो उसका कालखंड बहुत लंबा रहा है। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 टुकड़ों में समझने के लिए विभाजित करते हैं। अब तक हम लोग विभाजन किए, वो किस आधार पे किए? सबसे पहले हम लोग देखे प्राग ऐतिहासिक को देखे, तो इसमें लिखित स्रोत हमारे पास नहीं थे, तो इसको प्राग ऐतिहासिक बोले। अब जिसमें लिखित स्रोत थे लेकिन हम पढ़ नहीं सके, उसको आद्य ऐतिहासिक बोले। और एक में लिखित स्रोत भी है और उत्खनन में चीजें मिले भी हैं, तो उसको हम किस में बोलते हैं? उसको ऐतिहासिक काल में बोलते हैं। तो ये तो विभाजन किस आधार पे हुआ था? लिखित स्रोत के आधार पे हुआ था। एक में था, एक में नहीं था, एक में था तो हम पढ़ नहीं सके। तो अब
प्रागैतिहासिक को समझने के लिए फिर से एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम सीजे थॉमसन, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, उनका नाम ये है। तो ये प्रागैतिहासिक को 3 भागों में विभाजन किए। वो इस आधार पर था कि हर प्रागैतिहासिक काल में जो अवशेष मिले थे उत्खनन में, उस अवशेषों के आधार पे पूरे विश्व में और भारत में जो अवशेष मिले थे उसके आधार पे ये 3 भागों में बांटे। वो 3 भाग क्या है? सबसे पहले पाषाण युग का नाम दिया गया, जिसमें औजार और हथियार पत्थर के हुआ करते थे। इस समय का मानव जो था ना, मतलब प्रकृति के चीजों को सिर्फ यूज करता था। तो प्रकृति में उस समय चीजें उपलब्ध थी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर था। ठीक है, तो इसलिए उसको स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टोन एज, इंग्लिश में स्टोन एज बोलेंगे, हिंदी में पाषाण युग बोल सकते हैं। उसके बाद जब औजार और हथियार ब्रॉन्ज यानी कि कांसे के थे तो उसको कांस्य युग बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब औजार और हथियार लोहे के इस्तेमाल होने लगे तो उसको लौह युग या फिर उसको आयरन युग, आयरन एज के नाम से उसको पुकार सकते हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल को सीजे थॉमसन ने मिलने वाले उत्खनन में मिलने वाले अवशेषों के आधार पे प्राग ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटे थे। तो वो कौन कौन से थे? तो पाषाण युग जिसको स्टोन एज बोलते हैं, कांस्य युग को ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, लौह युग को आयरन युग बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल को बांटा गया। ठीक है, अब हम पूरे डिटेल में पाषाण युग यानी कि स्टोन एज को समझेंगे। ठीक है, तो ये भी जो पाषाण युग है, ये भी इसको समझने के लिए ये भी, मतलब ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर है। ठीक है, और ये बंटवारा करने का काम कौन किया है? सीजे थॉमसन। तो अब हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर ही पाषाण युग को समझेंगे। ठीक है, तो पाषाण युग को अगर समझना है, इसका डिफिनीशन की बात करें तो इस समय जो मानव था, वो मानव के जीवन में पत्थर की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी। इस समय रक्षा, शिकार और मूल निवास के लिए ये लोग पत्थर का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसीलिए इस दौर को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पाषाण काल जो था, पाषाण युग था, इसका मतलब ये बहुत लंबे टाइम का था, ऐसा नहीं कि छोटे टाइम था। तो इसीलिए इसको समझने के लिए अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले हम पूरा पाषाण युग को देखते हैं। ठीक है, ये 25 लाख वर्ष पूर्व की बात है, तो पूरा पाषाण काल को देखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल को देखेंगे, फिर नव पाषाण काल को देखेंगे, फिर ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। ठीक है, तो अगर पूर्व पाषाण की बात अगर हम शॉर्ट में बोले तो आज से 25 लाख वर्ष पहले की, मतलब शुरुआत का मानव की बात यहाँ होती है। ठीक है, यहाँ शुरू वाला मानव की बात होती है, जिसमें मानव जो थे पत्थर के औजार बनाते थे। ठीक है, प्रारंभ में जो मानव थे वो पत्थर उन पे निर्भर थे, पत्थर का औजार बनाते थे। तो वो पूरा पाषाण काल में अंदर आता है। और मध्य पाषाण काल के उसको कहते हैं जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। इसमें तीर कमान जो होता है, तीर कमान बनाना, पक्षियों के मारने के लिए औजार बनाना, इस तरह की चीजें इस युग में डेवलप हुई थी। ठीक है, उसके बाद नौ पाषाण काल है, तो नौ पाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई थी और माना जाता है कि यहीं से इंसान पूरा पाषाण काल में तो एकदम जो मानव था ना, वो एकदम एकदम जानवर था। उसको उसके न दिमाग में सोचने समझने की क्षमता थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, और उस धीरे धीरे विकास की दर धीरे धीरे आगे बढ़ी, एकदम धीरे धीरे। इस ये पूरे युग 25 साल पहले की 25 लाख वर्ष पहले से शुरू है और आज तक अब का मानो तो आपको पता ही है, अपने जैसा इंसान यानी कि रोबोट बना सकता है। तो डेवलपमेंट में काफी लंबा समय लगा है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत कर लिया था। यहाँ पे तो
यहाँ का जो मानव था, पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं, यहाँ का मानव पशु के जैसा था, ठीक है। उसका मुख्य काम क्या था? खाना, खाने के लिए इधर उधर जाना, जिधर खाने को मिल रहा उधर रहना, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सिस्टमेटिक हुआ थोड़ा सा, और यहाँ से पूरा सिस्टमेटिक हुआ। इसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद ताम पाषाण युग, जिसमें हथियार तांबे के इस्तेमाल होने लगे थे, तो इसको ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम पाषाण युग के अवशेषों की बात करें तो भारत में अवशेष आंध्र प्रदेश में मिले हैं, कर्नाटक में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं। देखिए ये सब जगह का नाम लिखा है। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका, ये एग्जाम में कभी-कभी पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये वहाँ पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है। भारत में अवशेष यहाँ-यहाँ मिले हैं, ये दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पाषाण काल को इतने 4 भागों में विभाजित किया गया है, और ये बहुत लंबा काल है। तो शुरुआत हम पूरा पाषाण से करेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा पाषाण काल जो है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल के अंदर रखा गया है, ठीक है। और इसको समझना है तो आपको इसको भी 3 पार्ट में जब विभाजन करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये देखिए, निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण या निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल को है ना, हम 3 खंड में विभाजित करते हैं ताकि हम जो ये पूरा पाषाण काल के डेवलपमेंट को समझ पाएँ, ठीक है। मतलब विभाजन इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि छोटे मतलब निम्न यानी कि पूर्व माने पूरा पाषाण काल को सबसे पहला स्टेज जो था ना, उसकी टाइमिंग यहाँ पे लिखी गई है। देखिए यहाँ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख बीसी से लेके, मतलब 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 बीसी तक के काल को निम्न या पूरा पाषाण काल के अंदर रखा गया है। और ये जो टाइमिंग लिखा गया अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये निर्धारित टाइम यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल की टाइमिंग ये है कि उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो मतलब जो ये पाषाण काल है ना, उसी को हम समझ रहे हैं, और इसको समझने के लिए हमको 3 टुकड़ों में विभाजन करना पड़ा है। अब विभाजन करने का रीजन है क्योंकि जो पाषाण काल यानी कि पत्थरों के काल में जो जो मतलब डेवलपमेंट हुए, धीरे धीरे हुए, उसको समझने के लिए ये विभाजन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं। तो इस काल में मनुष्य जो पत्थर इस्तेमाल करते थे, वो जो हथियार थे वो इस तरह के, मतलब जो हाथ में आसानी से आ जाए, जिसको हस्त कुठार या खंडक, विदारनी या फिर कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी आज के कुल्हाड़ी लोहे के जैसा नहीं है। ये कुल्हाड़ी जिसमें ये इस तरह की, जिसे जिसे देखिए, अब मान लीजिए पत्थर का कुल्हाड़ी जब होगा तो हाथ हाथ से जब किसी चीज को काटना होगा तो कितना मुश्किल हुआ होगा। तो उस समय के औजार कुछ इस तरह के थे, मतलब जो कि पत्थर के थे। इस समय जो देख रहे हैं, नाम भी है हस्त कुठार रखा गया, यानी कि हाथ से जो आसानी से पकड़ा जा सके। तो इस समय मतलब बेंत नहीं थे। देखिए जो भी कुल्हाड़ी की अगर यहाँ बात हो रही थी, इसमें बेंत नहीं होगा, सिर्फ पत्थर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको पूर्व पाषाण काल में जो इस समय मानव के जो औजार थे, इस समय का मानव जो समझिए कि एकदम आदमखोर था, एकदम पशु की तरह मांसाहार, कंद फूल, मतलब फल जो भी इसको मिलता था वो सब खाता था। तो इस समय पशु, मतलब समझिए वो पशु ही था, जो मानव था पशु जैसा था। और आज के मानव जैसा मतलब खड़ा होके नहीं चलता था, वो 4 पैरों पर चलता था, झुक के चलता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूर्व पाषाण काल को याद रखना है। और इस काल, यहाँ पे देखिए, इस काल के मानव को ही आदि मानव
कहा गया है। और इस जो मतलब ये शुरुआत का काल है। देखिए ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल जिसको कहा गया है, ये शुरुआत का है। ठीक है, एकदम शुरुआत का है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इधर से उधर जाना है तो बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप किया, दूसरे से तीसरे पे जंप जंप किया। तो इस तरह से इस काल में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, और इस समय के जो लोग थे अग्नि से परिचित नहीं थे। मतलब लोग यानी कि उस समय के जो मानव यानी कि आदि मानव अग्नि से परिचित नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। तो इस समय अग्नि की शुरुआत हो चुकी थी, मतलब उससे परिचित थे लेकिन उसको यूज करना इनको नहीं आता था। इस काल में पत्थर के गोले 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 से वस्तुओं का निर्माण हुआ था। इस तरह के पत्थरों के औजार थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जैसे कि शुरुआत का जो मानव बंदर की तरह था जिसमें खानाबदोश था, तो वो धीरे धीरे देखिए पहले एक मतलब अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत का मानव सबसे पहले कहाँ मिला था, तो अफ्रीका माना जाता है। ठीक है, तो वो अफ्रीका के जंगलों में रहे होंगे तो वहां से ऐसा नहीं है कि एक जगह रह के वहां से निकलते निकलते अलग अलग जगहों पे गए, उनको अलग अलग सिचुएशन फेस करना पड़ा। तो उसी तरह से जब जब जिस जिस सिचुएशन में फेस करना पड़ा उसके अनुसार उनमें डेवलपमेंट हुई। ठीक है, मानसिक स्थिति सुधार हुआ। ठीक है, तो ये बहुत लंबा टाइम लगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया था। ठीक है, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में ही इस काल में ही मृत को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब इस टाइम इतना मनुष्य मानव डेवलप हो गया था कि वो दफना सकता था, मतलब अंतिम संस्कार कर सकता था। ठीक है, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। ये पाषाण काल के आखिरी वाला है, पूरा पाषाण काल के आखिरी काल है, जिसमें जो मानव था जिसको होमो सेपियंस बोला गया। होमोसेपियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि इस काल के मानव के अंदर मतलब थोड़ा सा दिमाग जो है ना, मतलब जिसके अंदर बुद्धि हो, मतलब दिमाग जिस मानव को हो उसको होमोसेपियंस कहा गया है। और इस काल में ही मानव में काफी परिवर्तन आया और इसी टाइम के मानव को आधुनिक मानव का स्वरूप माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उच्च पूरा पाषाण काल को समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव ने पत्थर से निर्मित घरों में, इस काल में जो उच्च पूरा पाषाण काल था, तो इसी काल में मानव ने घरों में निवास करना शुरू किया, पत्थर के घर में निवास करना शुरू किया। और इसका जो देखिए हम शुरुआत ही बोले कि अफ्रीका में माना जाता है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में बल्मोबोस गुफा से मानव द्वारा मछली पकड़ने के प्रथम अवशेष मिले थे। ठीक है, ठीक है, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल की हम अभी तक समझ लिए। ठीक है, तो ये पाषाण जो देखिए हम अभी तक विभाजन जो किए थे वो विभाजन कौन कौन से थे, तो देखिए यहाँ पे अभी दिखा दे रहे हैं। पूरा पाषाण काल जो है उसका विभाजन हम लोग किए थे, तो उसको तीन टुकड़ों में विभाजन किए थे। निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन अभी हम लोगों को ये अब हम मध्य पाषाण काल जो हमारा है जिसमें मानव तीर कमान तक चलाना सीख गए थे, यानी कि पूरा पाषाण और नव पाषाण के काल के बीच का काल है, उसको समझ लेते हैं। तो चलिए स्लाइड में हम लास्ट में चलते हैं। ये सब हम लोग समझ लिए, ये भी हम समझ लिए। ठीक है, ये इसके बाद का स्लाइड हम समझते हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल क्या है, तो देखिए इस काल से ही सबसे पहला मतलब पशुपालन की शुरुआत हुई थी। पहला अगर मानो कुछ पाला था उसको कुत्ता माना जाता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के लोग सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कर देते हैं। मध्य पाषाण काल में ही पत्थर के औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित औजार भी इस काल में मिले थे। ठीक है, और ये लोग आग का प्रयोग यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहीं से मतलब आग का प्रयोग पहले जानते थे लेकिन शुरू यहाँ से कर दिए थे। पहले पत्थर से पत्थर टकराया होगा तो आग निकल गया होगा, तो आग से परिचित तो थे कि ये आग है।
ठीक है, शुरुआत में उससे डरते थे, बाद में उसको प्रयोग करना भी सीख गए। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में मिलता है। तो अगर पशुपालन, देखिए पशुपालन के प्रूफ के तौर पे आप मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में मिला है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम भारत में प्रमुख स्थल मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका और बुधौर नाम का जगह है। उसी तरह राजस्थान का बागोर नाम का जगह है। उसी तरह से गुजरात के लांगनाज जगह है। बिहार में पायसरा है, मुंगेर है। और देखिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका ने आदि मानव ने इस तरह चित्रकारी की थी, कुछ पशु के, कुछ ज्यादातर पशु के ही चित्रकारी था, कुछ मानव के। तो यहाँ भीमबेटका नाम मध्य प्रदेश में ही है। तो और मध्य प्रदेश में ही म्यूजियम है, ये भी याद रखिएगा, जिसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम है। ठीक है, तो जब आप मध्य प्रदेश घूमने जाएंगे तो ये सब आपको घूम लेना चाहिए। ठीक है, तो भीमबेटका में ही यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले थे, बनाए गए। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, आपको मध्य पाषाण काल यानी कि बीच का काल, जिसमें तीर कमान सीख गए थे, आग जलाना सीख गए थे, पहला पशुपालन शुरू हो गया था। तो अब हम नवपाषाण काल को समझते हैं। देखिए नवपाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का विकसित काल माना जाता है, क्योंकि पहले के जो मानव थे, जब शुरुआत वाले मानव तो उनको जहाँ चीजें मिला वहाँ खा के इधर उधर रह रहे हैं, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं था। बाद में ग्रुप में रहने लगे। ठीक है, लेकिन वो कोई गुफाओं में इधर उधर रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल से यहाँ से विश्व भर में मतलब जो जो मानव रहे होंगे विश्व भर में अलग 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 जगहों पे थे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे थे, मतलब अलग अलग अफ्रीका से, यूरोप से, अलग अलग जगह से हमको मिले हैं। ठीक है, तो उसी अनुसार यहाँ पे लिखा गया है कि विश्व भर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया था। मतलब याद रखना है कि नवपाषाण काल से ही खेती की शुरुआत हो गई थी। यहाँ मनुष्य जो था वो मानव भोजन के लिए शिकार पे आधारित न रह के यहाँ उत्पादक बन चुका था। वो उत्पादन करना शुरू कर चुका था और खाद्य संग्राहक बन चुका था, यानी कि उत्पाद करके और उसको रख भी सकता है ताकि बाद में उपयोग किया जा सके। तो ये नवपाषाण काल के बारे में जानकारी है। ठीक है, और नवपाषाण कालीन मानव जब कृषि का उत्पादन करना शुरू किया तो यहाँ मतलब इधर उधर अब एक जगह रहना शुरू किया। इधर उधर रहने के बाद तो आप खेती तो कर नहीं सकते हैं, आपको एक जगह रहना पड़ेगा। तो इधर उधर न जाके वो अस्थाई बस्तियों बसाना शुरू किए। और इसी नवपाषाण काल के अंदर ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, अ, इस तरह के जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, तो वो जो गोल सा होता है, तो उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है हमको। तो उस तरह के ये बनाना सीखे। ठीक है, मतलब यहाँ से ही मतलब बहुत सारी चीजें बनना शुरू हो गए। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनने, फिर मिट्टी के जितने बर्तन अगर बनने होंगे तो उस समय बनाने के लिए जैसे कुम्हार एक गोलाकार यूज करते हैं, जो घोड़ा जिसको इधर से उधर ले जाने के लिए चक्का जिसको बोल सकते हैं, तो यहीं से बनना शुरू हो गया। और शुरुआत में चक्कों में ये जो चार जो रहते हैं, चार पांच, वो नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से नवपाषाण काल जो है में इस तरह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसी काल में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में ये जगह का नाम है, मतलब चमकदार पॉलिश किए गए पत्थर और उपकरण और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मतलब यहीं पे तो मतलब भारत में अगर बात करें कि इसका प्रूफ कहाँ मिला,
तो नवपाषाण काल का प्रूफ दक्षिण भारत के ये दोनों जगह का नाम है, यहाँ पे मिला। और बर्तन मिले हमको, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले, और साथ साथ कुल्हाड़ी में हैंडल लगा हुआ मिला। मतलब कुल्हाड़ी जो पत्थर की कुल्हाड़ी थे उसमें हैंडल लगा हुआ मिला। यानी कि इस टाइम के मानव मतलब हाथ से बने, मतलब पहले जो थे पत्थर की कुल्हाड़ी थे जिसमें हैंडल नहीं लगे हुए होते थे, तो कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन बाद में हैंडल बना के उसका उपयोग करने लगे थे इस टाइम तक, ठीक है। और इस टाइम खेती की नवपाषाण काल में खेती का शुरू हुआ, तो लहुरा देव जो कि भारत में है, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद यहाँ पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। उसी तरह ब्रुजहोम में मानव और कुत्ते के कंकाल मिले थे। और मानव के आवास जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था, तो वो सब नवपाषाण काल के अंदर ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक कोल्डिवा जगह है जहाँ पे पुरातात्विक यहाँ पे पुरातात्विक खोज हुई थी। मतलब जब खुदाई होती है तो खोज होती है, तो चावल और कुछ खंडित यानी कि बिखरे हुए हड्डियों के प्रमाण मिले थे, ठीक है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है, और चिरांद बिहार तथा ब्रुजहोम कश्मीर जहाँ चावल के बजाय गेहूं, और दक्षिण भारत में ये जगह का नाम है हालूर और पैमपल्ली, यहाँ पे बाजरा और अलग-अलग अनाज के प्रमाण मिले थे, ठीक है। तो इस तरह से नवपाषाण युग के जितने भी डेवलपमेंट हुए थे, मतलब यहीं से मानव डेवलपमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। और आज का मानव की तो बात ही नहीं करते, कितना डेवलप हो चुका था। एक पशु, एक खरा, मतलब पशु जो है, पशु 4 पैरों पे चलता है, और यहाँ तक आते-आते वो 2 पैरों पे खड़ा होके वो काम कर सकता था, आसानी से चल सकता था। देखिए डेवलपमेंट जब हुए ना, तो ये ध्यान रखना है ना कि जलवायु के अनुसार जिस, मतलब जंगल से निकल के बाहर जब मानव जाता था, वहाँ पे उनको अलग-अलग चीज़ों से सामना करना पड़ता था। पहले बैठ नहीं सकता था, तो धीरे-धीरे करके मतलब धीरे-धीरे करके ही डेवलपमेंट हुआ। बहुत टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि ये लाखों वर्ष लगे हैं, ठीक है, ये डेवलपमेंट होने में। तो ये आपको याद रखना है। अब ताम्रपाषाण युग को समझ लीजिए कि बस यहाँ पे हम इस स्लाइड को खत्म करेंगे। तो ध्यान रखना है कि इस काल में हमको जो मानव थे वो औजार तांबे का उपयोग करते थे, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब तक जितने भी चीज़ें थी ये जो हम लोग शुरुआत में बात किए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए कि इतिहास को हम लोग 3 खंड में विभाजित करते हैं, जो कि प्राग ऐतिहासिक है। तो प्राग ऐतिहासिक का ब्रीफ हिस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट था एक इंसान को जानना चाहिए, इतना हम लोग समझ लिए कि प्राग ऐतिहासिक काल में एक मानव पशु से लेके किस तरह एक सभ्य मानव बना जब खेती करने लगा, और वो एक साथ ग्रुपों में रहने लगा। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर डेवलपमेंट है जो कि हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग अगला जो हमारा क्लास होगा, अगला जो वीडियो हम प्रसारित करेंगे वो आदि ऐतिहासिक काल के ऊपर होगा, जिसमें हम समझेंगे कि